नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा सेशन है वो वीकली करंट अफेयर्स पे है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो शनिवार होगा तो प्रत्येक शनिवार को हमारा जो है वो एक हफ्ते में जो भी महत्वपूर्ण करंट टॉपिक हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उसी के तहत हम यहाँ उपस्थित हुए और जो हमारा टॉपिक है वो देख लीजिए। देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है, तो ये किसे मिला है हम इसको देखेंगे। फिर नोबेल पुरस्कार आप सभी रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे। किसी दिन साहित्य का घोषित होता है तो किसी दिन भौतिकी का, तो फिर रसायन का, तो ये सब चीजों की भी हम चर्चा करेंगे चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर अभी एक सुविधा हुई है कि मोबाइल नंबर की तरह बदल सकते हैं क्रेडिट, डेबिट एवं प्रीपेड कार्ड, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो अभी भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से नया नियम लागू किया है कि जो हम लोग एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसको भी हम मोबाइल नंबर की तरह बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते, क्या है, उसकी चर्चा देखेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया है, तो इसकी भी देखेंगे कि भाई क्यों बंद किया, क्या समस्याएं थी, तो इसकी चर्चा करेंगे। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चला इस हफ्ते, स्वच्छता ही सेवा अभियान, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है और इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल थे, सारी जानकारी लेंगे। फिर क्रिकेट विश्व कप, जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि उसका प्रारंभ हो चुका है तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में एनएसडी के नए निदेशक बने हैं, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इन्हीं का हम जो है आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए एक एक कर को देखते हैं। देखिए, हाँ, हेडलाइंस तो हमने आपसे चर्चा करी दी, ये सब चीजें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड, तो ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सुधा मूर्ति। देखिए पहली भारतीय महिला है, मतलब इसका ध्यान देना है कि पहली भारतीय महिला है, ये है सुधा मूर्ति जी। और ये इनके हस्बैंड है नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, आप सभी जान रहे होंगे। तो इन्हीं को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। इन्हें यह पुरस्कार कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया। ये ध्यान रखना है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष, मतलब ये प्रतिवर्ष दिया जाता है अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रमुख भारतीयों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत $50,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। मतलब यह जो पुरस्कार है वो प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसके तहत $50,000 की जो है वो पुरस्कार राशि दी जाती है। सुधा मूर्ति ने पुरस्कार राशि फील्ड इंस्टीट्यूट टोरंटो विश्वविद्यालय को दान कर दिया। आप लोग फील्ड इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत जानते होंगे, जो कंपटीशन में दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहीं से फील्ड मेडल एक दिया जाता है, जो गणित के क्षेत्र में एक तरीके से नोबेल प्राइज की तरह होता है पुरस्कार। तो फील्ड मेडल पुरस्कार इसी फील्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ही दिया जाता है। तो जो टोरंटो विश्वविद्यालय की ही एक शाखा है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। वर्ष 2014 में यह पुरस्कार नारायण मूर्ति को भी मिल चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वर्ष 2014 में नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। और ऐसा मतलब जो ये अब देखा जाए तो सुधा मूर्ति को अभी मिला और 2014 में नारायण मूर्ति को मिला है। तो ये पहले ऐसे भारतीय दंपत्ति बन गए हैं कि जिन्हें मतलब पति पत्नी दोनों लोगों को यह अवार्ड मिला है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगा कि ये दूसरे भारतीय दंपत्ति हैं, तीसरे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहले भारतीय दंपत्ति हैं। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था ग्लोबल इंडियन अवार्ड, हमने उसकी चर्चा कर ली। अब आइए अपने दूसरे टॉपिक को देखते हैं। चलिए दूसरा, अब हम आएंगे नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है
और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। देखिए हम बहुत अतीत में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको परिचय दे देते हैं कि नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने मानवता के कल्याण के लिए कोई बड़ा कार्य किया है। और 1901 से, आप सभी जानते हैं कि यह पुरस्कार जो है 1901 से प्रारंभ हुआ और 2022 तक 6 कैटेगरी, ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन से, इसको भी ध्यान में रखना कि भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य में, शांति में और अर्थशास्त्र में, ये जो 6 कैटेगरी में है ये दिया जाता है। तो वही कहा जाए 1901 से 2022 तक 6 कैटेगरी में 615 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी तक कुल जो है 615 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। जब इनकी स्थापना की गई थी तब 5 क्षेत्रों में ही पुरस्कार दिया जाता था। देखिए जब इस संस्थान की स्थापना की गई थी तो ये तय हुआ था कि हम जो है 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार देंगे, लेकिन 1968 में, ये डेट याद रखिएगा, 1968 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई। मतलब 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो पहले 5 क्षेत्र था, 1968 से 6ठे क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना है। फिर शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, देखिए ये पूछा जाता है कि ये जो पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है। तो देखिए आपको याद रखना कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तथा बाकी अन्य को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये परीक्षा में पूछ भी लेता है कि शांति का यदि पूछे तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, बाकी जो अन्य 5 है उनका जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है जो स्वीडन की राजधानी है। 989 व्यक्तियों और संगठनों को अब तक दिया जा चुका है यह पुरस्कार, मतलब जो है शांति का। तो चलिए ये चीजें हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार 2000, वो तो हमने पीछे अतीत बता दिया, कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में बता दिया। अब हम देखते हैं कि 2023 जो करंट में किस किस क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है, और यही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है। पहले हैं फेरेंक क्रास, ये हंगेरियन ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी हैं। देखिए ये ध्यान देना कि हंगेरियन भी हैं और ऑस्ट्रियाई हैं, नॉट ऑस्ट्रेलियाई। तो अगर आ जाए परीक्षा में तो इसको ध्यान देना कि हंगरी और ऑस्ट्रिया मूल के भौतिक विज्ञानी हैं। दूसरे हैं पियरे एगोस्टिनी, ये कौन है, ये फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हैं। और तीसरे एनी एल हुइलियर, ये फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक विज्ञानी हैं। एवं 5वीं, ये देखिए महिला है, तो ये भी पूछ सकता है। तो देखिए ये जो 2 लोग हैं ये पुरुष है और ये है महिला। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 5वीं महिला है जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चूंकि ये महिला है और 5वीं महिला है तो ये विशेष तौर पे एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना है कि भौतिकी के क्षेत्र में फेरेंक क्रास, पियरे एगोस्टिनी और एनी एल हुइलियर, ये 3 लोग हैं। और इसमें जो एनी एल हुइलियर हैं ये फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिक विज्ञानी हैं। और 5वीं महिला हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये इनका फोटो भी देख लीजिए आप लोग, कि हो सकता है कि वहां से ना चीजें स्किप हो जाए। तो ये फोटो भी दिमाग में रखिएगा तो आपको चीजें याद आएंगी परीक्षा देते समय। इन्हें यह पुरस्कार, देखिए ये भी पूछ सकता है कि जो भौतिकी का पुरस्कार मिला है वो किस लिए मिला है, मतलब वो लोग क्या काम ऐसा कर गए कि जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया भौतिकी का। तो इनका जो कार्य है वो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया। मतलब इन तीनों लोगों को जो पुरस्कार दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए तथा प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे
क्योंकि कभी कभी यही दे देता है कि इन लोगों को भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस विधा पे काम करने के लिए, मतलब भौतिकी में उन लोगों ने क्या काम किया था। तो ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट ये आपका भी रहेगा, तो इसी को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के बारे में उन्होंने वर्क किया था। तो ये आपका भौतिकी का हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, एक है कैटालिन कारिको और दूसरा है ड्रू वीजमैन। ये हंगरी मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, ये देखिए हैं, और ये ड्रू वीजमैन है, ये कौन है, ये अमेरिकी चिकित्सक हैं। और दोनों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस की खोज के लिए मिला, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन बनाने में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अभी कोविड से देश दुनिया उस त्रासदी से अभी निकल ही रही है। और चूंकि इन वैज्ञानिकों ने mRNA वैक्सीन बनाने में जो प्रक्रिया होती है उसको इन लोगों ने इजाद किया था, और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसाइड बेस की खोज के लिए मिला, जो mRNA वैक्सीन बनाने के लिए बेहद उपयोगी है। और नाम कौन है, तो कैटालिन कारिको और ड्रू वीजमैन। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में है, ये देख लीजिए फोटो। चलिए अगला देखते हैं। अब आइए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है। इसमें से जो सबसे पहला नाम है लुई ई ब्रूस है, फिर एलेक्सी एकिमोव है और मोंगी बेवेंडी हैं। ये 3 लोग हैं, और ये देखिए इनके नाम भी हैं। और यह पुरस्कार क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। मतलब इनको जो पुरस्कार मिला है क्वांटम डॉट की खोज और उसके संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि रसायन विज्ञान में लुई ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमो और मोंगी बेवेंडी, ये 3 लोगों को मिला है। इन लोगों ने क्या काम किया था, तो क्वांटम डॉट की खोज और उसके संश्लेषण का काम किया था। और ये इनका फोटो है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो चलिए रसायन विज्ञान हो गया, अब अगले पे आते हैं हम लोग। देखिए अब हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में, देखिए साहित्य, शांति और चिकित्सा, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जनरली परीक्षा में जो पूछा जाता है वो साहित्य से पूछा जाता है, शांति से तो बहुत पूछा जाता है, फिर चिकित्सा से। ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्हें 5 स्टार दीजिए और बाकी 3-4 स्टार पे रखिए, क्योंकि पढ़ना तो सभी है। और ऐसा भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए यहाँ हमने फोटो सहित आपको दिखाया, सारी चीजें लिख के दे दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उसका पीडीएफ आप वहां से ले लीजिएगा, तो आपको 1-2 बार रिवीजन करिएगा तो सब याद हो जाएगा। लेकिन इसका एक ध्यान रखना है, देखिए परीक्षा के पहले आप लोग करते क्या है, बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमारा करंट सही नहीं हो पाता, गलत हो जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि करंट एक ऐसी चीज है कि वो सतत परिश्रम करने की जरूरत होती है। आप रोज पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां से कुछ काट लीजिए जो इंपॉर्टेंट लगे, फिर वीकली करंट हम दे रहे हैं, इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। देखिएगा जब आप फिर करंट की जो मैगजीन परीक्षा के समय पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें उसमें रिपीटिशन रहेंगी। अगर आप यहाँ हमारे साथ और डेली आप न्यूज़पेपर पर वर्क कर रहे हैं तो आपको करंट कभी भी बर्डन नहीं लगेगा। और परीक्षा के समय सबसे ज्यादा जो हाथ पांव फूलता है वो बच्चों को करंट को लेकर के रहता है, क्योंकि करंट की भूमिका स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा रहती है। और जो बच्चे स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे उनको पता होगा कि वो कितना निर्णायक होता है, क्योंकि उसी की वजह से सफलता असफलता आपकी सुनिश्चित होती है। तो जो मैं बता रहा हूं कि आप डेली अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको देखिए, साथ ही हमारा जो वीकली ये प्रोग्राम चल रहा है आप इससे जुड़िए। और विश्वास मानिए जब आप लास्ट में जब कोई भी मैगजीन जो आती है करंट के लिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका करंट जो है वो गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और विश्वास मानिए यदि 30 क्वेश्चन आएगा तो आप 25-26 तक करने में
सफल रहेंगे। अब 2-3 जो क्वेश्चन गलत होता है तो वो कुछ आयोग की भी अपनी गरिमा को बचाए रहने दीजिए, क्योंकि यदि आप 150 में 150 कर देंगे फिर तो क्या है, तो आपको 100 ही करना है। और 100 में हम निश्चित करें कि यदि 30 आएगा तो आप 25-26 यहाँ से करेंगे। बस आप लोग बने रहिए, और इसको 1-2 बार, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े आप छोड़ दीजिए, इसका रिवीजन करते रहिएगा साथ ही साथ। तो चलिए अब हम साहित्य के क्षेत्र में आते हैं, और जो सबसे पहला है वो है, इसमें जो मिला है पुरस्कार, नाम देख लीजिए, जॉन ओलाव फासे। मतलब आप फांसे याद कर लीजिए, ये जरूर रहेगा, और इसी से पकड़ लीजिएगा, जॉन ओलाव फांसे। ये नॉर्वेजियन एवं नाटककार है। पर ये कुछ गलत हो गया, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और नॉर्वे के नाटककार हैं। तो नॉर्वेजियन और नाटककार हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ड्रीम ऑफ ऑटम, क्लोज्ड गिटार, विंटर, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। देखिए कृतियों के बारे में पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को एक चीज की जानकारी दे दें कि देखिए, किसी जैसे आप लोग देखते हो एक साहित्य अकादमी मिलता है, या तो वो किसी पुस्तक को लेकर के मिलता है, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो साहित्य का, वो किसी पुस्तक के ऊपर नहीं मिलता, वो उनकी संपूर्ण जीवन की जो रचनाएं होती हैं उनसे मतलब पूरा एक निचोड़ लेकर के देते हैं। तो यहाँ किसी एक इनकी रचना पे नहीं मिला है, इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, इनकी रचनाएं ये सब हैं, जैसे ड्रीम ऑफ ऑटम, क्लोज्ड गिटार, विंटर, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड इवनिंग। हो सकता है कि चूंकि अब इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तो अब साल भर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी बन गए हैं, तो हो सकता है कि उनकी रचनाओं के भी बारे में एक स्टेटमेंट देके पूछ ले, और इसमें से कोई एक नहीं रहेगा और आपको कंफ्यूज करा दे, तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर जॉन फॉसे नॉर्वे के चौथे साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। क्योंकि देखिए मैंने ऊपर ही आपको बताया कि ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये जो हैं, और ये चौथे ऐसे नॉर्वेजियन हैं कि जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। मतलब इसके पहले 3 लोगों को यह पुरस्कार और भी मिल चुका है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसे दे देगा कि जो ये फॉसे महोदय हैं, इनको जो है दूसरे ऐसे नॉर्वेजियन हैं जिनको यह पुरस्कार मिला। तो आपको ध्यान रखना, दूसरे नहीं है, ये चौथे हैं। ठीक है, अब आते हैं शांति का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि ये एक महिला को मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए ये हमेशा आप जब परीक्षाओं में देते होंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी परीक्षक की यही रहती है, यहीं से बनाता है। तो नाम क्या है इनका? नरगिस मोहम्मदी। ये नरगिस मोहम्मदी जी हैं, इनका फोटो देख लीजिए, 51 वर्ष की हैं, और ये ईरान की रहने वाली हैं। ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं ये। इनकी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है वाइट टॉर्चर। और अभी आपने देखा होगा कि ईरान में एक प्रोटेस्ट चला, हालांकि इनका जो आंदोलन है ऐसा नहीं है कि अभी जो एक महसा अमीनी एक युवती थी और उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ होती है, उसके बाद ईरान में महिला अपने फ्रीडम को लेकर के मूवमेंट चलाती हैं, तो उसमें इन्होंने अगुवाई तो करी ही करी, साथ ही ये काफ़ी वर्षों से ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर के काफ़ी मुखर रही हैं। ये काफ़ी संघर्ष कर रही हैं, इनको काफ़ी वर्षों तक जेल में रहना पड़ा और इनको काफ़ी यातनाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन वही है कि इन्होंने अपना रास्ता ही चुन लिया है। और इनके इसी प्रयास को मतलब देश दुनिया अप्रिशिएट करने के लिए इनको इस बार का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा रहा है इसी वजह से। तो देख लीजिए, नरगिस मोहम्मदी हैं, ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं। इनकी पुस्तक है वाइट टॉर्चर, और 2022 में इन्हें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के साहस पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार 2023 में तो इनको नोबेल मिला, लेकिन 2022 में चूंकि ये पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के साहस पुरस्कारों से भी इन्हें 2022 में सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान की महिला हैं। ये इनकी तस्वीर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे तो ये पड़ा ही है, आप आकर के वहां से PDF में देख लीजिएगा। चलिए, अब अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र अभी घोषित नहीं हुआ है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार घोषित होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम सबका देखेंगे कि कितने हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कितने सक्रिय हैं।
और आप लोगों को ऐसी सक्रियता दिखानी भी चाहिए यदि तैयारी की फील्ड में है, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी करना होता है। तो संघर्ष से नहीं भागिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार राशि देखिए अगर मिलता क्या है, तो एक नोबेल डिप्लोमा मिलता है, एक नोबेल मेडल मिलता है, आप सभी देखते होंगे मेडल के बारे में। एक डिप्लोमा मतलब प्रशस्ति पत्र टाइप में मिलता है, और साथ ही साथ 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग जो अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो 8 करोड़ रुपए मिलता है, मतलब ये नोबेल पुरस्कार के तहत, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है आज का। हाँ चलिए अभी अगले पे नहीं, यही देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत से अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी पूछ सकता है। क्योंकि भारतीय भी काफी संख्या में, मतलब 10 लोग तो पा ही गए हैं, 10 भारतीय, तो आप उनकी भी यहाँ पूरी लिस्ट हम दे दिए हैं। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल रहा है 1913 में, साहित्य का नोबेल इनको मिला है। फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन पाते हैं, ये 1930 में भौतिकी का इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा में इनको मिलता है। फिर मदर टेरेसा हैं 1979 79, शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, इन्हें भौतिकी का पुरस्कार मिलता है। अमर्त्य सेन है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिलता है। वीएस न्यायपाल हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर वेंकट रमन रामकृष्णन है 2009 में, इन्हें रसायन का मिलता है। और कैलाश सत्यार्थी हैं, आप सभी जानते हैं कि इन्हें शांति का मिला है। और आप लोगों को कमेंट करके दो चीजें बताना है कि कैलाश सत्यार्थी ने जो अपना नोबेल था वो किसी के साथ शेयर किया था, मतलब उस साल 2 लोगों को नोबेल मिला था, तो दूसरी पर्सनालिटी कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। और दूसरी चीज, कैलाश सत्यार्थी के संगठन का नाम क्या है, और ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो कुछ आप लोग भी एफर्ट लगाइए। फिर अभिजीत बनर्जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में 2019 का अर्थशास्त्र मिला है। मिला तो इनकी पत्नी को भी था, लेकिन चूंकि पत्नी भारतीय मूल की नहीं है, भारतीय नहीं है, तो हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। हाँ, तो ये जो 10 लोग हैं ये हैं जो भारतीय हैं। देखिए एक और भारत में एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था, उन्हें भी ये पुरस्कार मिला था, लेकिन चूंकि ये ब्रिटिश नागरिक थे, भारत में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनका जो है हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। वो रोनाल्ड रॉस थे, जिन्होंने मलेरिया के टीके की खोज की थी। तो ठीक है, चलिए अब आगे हम आते हैं, ये हमारा नोबेल पुरस्कार तो टॉपिक खत्म होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मोबाइल नंबर की तरह बदल सकते हैं क्रेडिट, डेबिट योम प्रीपेड कार्ड नेटवर्क। ये बहुत ही अच्छा है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आप कार्ड तो यूज करते हैं, लेकिन ये कार्ड जो है यहाँ भी नेटवर्क इशू होता है या कई प्रॉब्लम होती है, ये कार्ड सही से काम नहीं करते। तो अब जो है आपको एक सहूलियत मिली है सरकार के द्वारा, बैंकिंग संस्थानों के द्वारा, कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। और कहा गया है कि इस नियम के तहत वीजा कार्ड धारक, यदि कोई वीजा कार्ड धारक है, आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड में वीजा लिखा रहता है, तो वीजा कार्ड धारक अपने कार्ड के लिए मास्टर कार्ड, रुपए या अन्य नेटवर्क का चयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें खाता आदि बदलने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही कार्ड धारक की क्रेडिट हिस्ट्री में कोई बदलाव होगा। मतलब ये जो परिवर्तन आप करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको अपने खाते को बदलने की जरूरत होगी, कोई जरूरत नहीं। आपका जो खाता है जैसे आपको मिला है, तो आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और साथ ही साथ जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें भी कोई परिवर्तन करने की, मतलब उसमें भी कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, केवल आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस बदलाव से लोगों को अपनी पसंद का नेटवर्क चुनने में मदद मिलेगी। कैसे, आपका जो मोबाइल है, बहुत लोग होता है कि भाई यदि वोडाफोन नहीं काम कर रहा तो वो एयरटेल ले ले रहे हैं, एयरटेल यदि सही से नहीं काम कर रहा है तो ये जियो आप ले लेंगे। और ये उपभोक्ता, जहां उपभोक्ताओं को केंद्र में रख के पॉलिसी बनती है, नीतियां बनती हैं, तो वहां ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि जो उपभोक्ता होता है वही एक तरीके से भगवान होता है। तो ये सब उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको बेहतर सर्विस मिले। और भारत में चूंकि इस समय आप सभी जानते हैं कि 5 कार्ड नेटवर्क हैं,
हम लोग के पास जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होंगे इन्हीं 5 कार्डों के होंगे, जिसमें एक है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, फिर डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल है, फिर मास्टर कार्ड है, फिर एनपीसीआई रुपए है, और वीजा वर्ल्ड वाइड है। क्योंकि ये 5 ही अभी उपलब्ध है, तो इस पांचों में हम जो चाहें वो अब परचेज कर सकते थे। हमारे पास वीजा है, मास्टर कार्ड है, हमको लग रहा है कि नहीं हमको अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड चाहिए, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, और ये 1 अक्टूबर से ही किया जा सकता है, तो इसलिए हम इसकी चर्चा कर लिए। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास बंद किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको देखिए। आप सभी जान रहे होंगे कि तालिबान के आने से पहले भारत का अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा संबंध था, और भारत वहां की कई प्रोजेक्ट पर, आधारभूत संरचनाओं के विकास में बहुत ज्यादा काम भी कर रहा था। लेकिन अभी हाल ही में होता क्या है कि वहां जो है सत्ता परिवर्तन होता है, और पुनः तालिबान जो है वो स्थापित होता है। और तालिबान से हम बैकडोर से प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई हमारी चीजें पहले से जैसी सामान्य चले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और चाइना दो एक ऐसे हमारे पड़ोसी हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारी उपस्थिति जो है वो अफगानिस्तान में रहे, क्योंकि अफगानिस्तान में यदि हम हैं तो हमको जो है एक बहुत ही सहज मार्ग मिलता है मध्य एशियाई देशों में पहुंच का। तो एक बड़ा कारण है, तो कुछ और भी कारण हैं। तो इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान में जो दूतावास हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, तो अफगानिस्तान की सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय लिया है। 1 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में स्थित रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का दूतावास बंद हो गया, जो 2001 से कार्य कर रहा था। अगस्त 2021 में काबुल में सत्ता परिवर्तन। अभी वही मैंने कहा कि 2021 में अगस्त में क्या होता है कि तालिबान स्थापित हो जाता है, और जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं वो तो देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो अगस्त 2021 में काबुल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही इस दूतावास के भविष्य को लेकर के अटकलें अटकलें होगी, ये अटकलें लगाई जा रही थी। ये सुधार कर लें आप, आर्टिकल नहीं है अटकलें हैं, कि मतलब जब से तालिबान की सत्ता वापसी हुई है, क्योंकि तालिबान से जो है हमारे संबंध अतीत में अच्छे नहीं रहे हैं। इस बार हालांकि भारत ने प्रयास किया है कुछ हद तक, और इस बार आप देख रहे होंगे कि तालिबान की तरफ से भी वैसी आक्रामकता नहीं दिख रही है। तो ठीक है, लेकिन कुछ रहा होगा अंदरूनी गतिरोध, जिसकी वजह से अभी तो इन्होंने बंद किया है। और इन्होंने जो कारण बताए हैं कि जो अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वहां से जो कारण बताए गए हैं, उन कारणों पे भी चर्चा करें। कि दूतावास के बंद करने के पीछे अफगानिस्तान सरकार ने 3 कारण बताए हैं। एक पहला जो कारण है कि एक मेजबान देश भारत की तरफ से आवश्यक मदद नहीं मिल पाना। मतलब जो मेजबान देश भारत है, अफगानिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि जो भारत है वो हमको जो है आवश्यक मदद नहीं उपलब्ध करा रहा है। दूसरा कि दूतावास अफगानिस्तान एवं अपने नागरिकों के हितों के मुताबिक कार्य नहीं कर पा रहा है। मतलब अफगानिस्तान की सरकार ये कह रही है कि जो भारत में हमारा दूतावास है वो अफगानिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के नागरिकों के हितों के लिए कार्य नहीं कर पा रही है। जो दूसरा इन्होंने कारण बताए हैं। और तीसरा कारण ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के पास आवश्यक राजनयिकों एवं कर्मचारियों की कमी है। तो ये इन्होंने 3 कारण बताए हैं कि इसी वजह से जो है वो हम भारत में अपने दूतावास को बंद कर दे रहे हैं। और जो इसमें तीनों कारण हैं, आपको लग ही रहा होगा कि ये केवल एक मनगढ़ंत कारक है कि भाई अगर किसी देश से किसी देश को संबंध मेंटेन रखना है तो राजनयिक की कमी, ये तो एकदम बेबुनियाद आरोप है। कारण है। दूसरी चीज, भारत की तरफ से आवश्यक मदद नहीं। भारत तो अफगानिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करता है, भाई हमारा पड़ोसी है, और एक समय तो हमारा ही एक तरीके से भूभाग था, तो ये तो हमारे अपने लोग थे, तो भारत मदद क्यों नहीं करेगा। तो ये भी बेबुनियाद उनका तर्क है। कहीं न कहीं यहाँ जो है पाकिस्तान और चीन का उसके विदेश नीति पर प्रभावी होना ये बता रहा है।
जो कि भारत के हितों के लिए ठीक नहीं है। देखिए इस पे मैंने जो चर्चा किया, यहाँ से पीटी से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप जब पढ़िए, जब आप प्रीलिम्स की चीजें देखिए, तो थोड़ा सा पढ़ते समय मेंस को भी ध्यान में रख के पढ़िएगा, तो आपको और ज्यादा बेहतर करने में सहूलियत होगी। तो चलिए अगले पॉइंट को आप देखिए। पांचवा है हमारा स्वच्छता ही सेवा अभियान। बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, बहुत ही चर्चित। आप लोग हमको याद है कि 28 से लेकर के 30 अक्टूबर तक यदि आप फोन कर रहे होंगे तो फोन में घंटी जाने से पहले एक स्वच्छता का संदेश सुनाई देता रहा होगा, और वो इसी अभियान के लिए था जो भारत सरकार ने एक पहल करी थी, खासतौर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और ये इनका था कि इसके तहत एक तारीख, 1 घंटा एक साथ अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। और कब किया गया तो देखिए समय याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक। मतलब ये जो स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ये प्रयास किया गया कि 1 अक्टूबर को 10 से 11 के बीच 1 घंटा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वच्छता अभियान में भाग लेगा। और इसके तहत आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा, चूंकि अगर कोई काम करने के लिए जनता उतर जाए, मतलब लोगों की भागीदारी यदि हो जाए, तो फिर वो काम मतलब कैसे चुटकियों में होता है। और हम तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे थे कि हम चूंकि हम इस अभियान में खुद शरीक हुए, हमको भी ये इनकी जो अपील थी वो बहुत अच्छी लगी पीएम महोदय की, और मैंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जब हम 10 बजे के पहले अपने घर से निकले और जब हम साफ सफाई करके लौटे, तो हमारे गली मोहल्ले में भी लोग लग करके उसको साफ कर चुके थे। मतलब पूरा पूरा मोहल्ला ही हमको नीट एंड क्लीन दिख रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा पहल था। और इस अभियान को अगर देखा जाए तो 3 मंत्रालयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो देख लीजिए कि 1 अक्टूबर टाइमिंग 10 से 11 बजे, और इस अभियान को 3 मंत्रालय, कौन कौन? आवासन, शहरी कार्य, जल शक्ति, आवासन और शहरी कार्य ये एक मंत्रालय हो गया, फिर जल शक्ति दूसरा मंत्रालय हो गया, और ग्रामीण विकास तीसरा मंत्रालय हो गया, ने मिलकर चलाया। अब आपको पीटी में ऐसे पूछ लेगा कि इस मंत्रालय, मतलब किस मंत्रालय द्वारा इस अभियान को चलाया गया, 4 दे देगा और कह देगा 1 2 1 2 3 ऐसे ऑप्शन दे देगा, तब वो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये 3 तो है ही है, आवासन और शहरी, जल शक्ति और ग्रामीण। और इस तीनों के अलावा अगर कोई रहेगा तो गलत है, तो आपको ध्यान रखना 3 मंत्रालय द्वारा चलाया गया। शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार ये जो शहरी कार्य मंत्रालय ये कह रहा है कि इस तरह के अभियान से 2026 तक कचरा मुक्त भारत बनने के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। मतलब हमारी जो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2026 तक, ये भी लाइन याद रखिएगा, कि हम कचरा मुक्त भारत बनाएंगे, कि भारत में जो है जो कचरा इधर उधर फैला रहता है वो एकदम सही कर देंगे। जैसे फॉरेन में आपको दिखता है फोटो वोटो में, या कोई फॉरेन जाता है तो वहाँ बहुत साफ सफाई दिखती है, तो भारत सरकार भी ऐसा पहल कर रही है। और ये हो भी सकता है, अगर हम लोग चाह लें, प्रत्येक नागरिक चाह ले, सरकारें चाह लें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्वच्छता हो ही सकता है, जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, भाई घर में कोई कचरा तो नहीं रखना चाहता, उसी तरीके से यदि हम चाह लें कि हम बाहर भी नहीं कचरा फेंकेंगे, नहीं फैलाएंगे, और उसके लिए जो नियत स्थान है हम वहीं डालेंगे, तो ये बहुत आसानी से पाया जा सकता है। और इसकी एक झलक इस अभियान में देखने को मिली। तो वही इसने कहा है शहरी कार्य मंत्रालय ने कि अगर इस तरीके से प्रयास किए गए तो जो 2026 का भारत सरकार का कचरा मुक्त भारत बनाने का जो अभियान है, जो लक्ष्य है, उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये चर्चित घटना थी, तो इसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर आइए, अब थोड़ा सा हम लोग बहुत गंभीर गंभीर पढ़ लिए, अब आते हैं क्रिकेट विश्व कप। देखिए हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो मुस्कुराना शुरू कर दिए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो तो मतलब जब मैच आएगा, वो भी खास तौर पे भारत पे, तो वो किसी न किसी तरीके से छुट्टी लेके भाग जाएंगे मैच देखने। और दिल्ली में होगा तो स्टेडियम में जाके बैठ के देखेंगे। देख रहे सब मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, क्रिकेट विश्व कप 2023 ये प्रारंभ कब हुआ, तो ये डेट याद रखिए, 5 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ और चलेगा कब तक?
तो 19 नवंबर तक चलेगा। मतलब 5 अक्टूबर को पहला मैच होगा और 19 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। तो फाइनल मैच तक का हम लोग को इंतजार करना होगा कि फाइनल कौन जीतता है। वो तो खैर भविष्य की बात है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। संस्करण कौन सा है? तो 13वां संस्करण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 13वां संस्करण आयोजन भारत में। और कितनी टीमें भाग ले रही हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। आप नाम देख लीजिए, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार घटना हुई है कि वेस्ट इंडीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण टीम रही है, और जब क्रिकेट विश्व कप का प्रारंभ हुआ था 1975 में, तो आप सभी जानते हैं कि 4 वर्षों के बाद होता है। 1975 और 1979 से 75 के बाद, हाँ 89, 1989, मतलब ये 2 साल जो है वो कौन उसका मतलब विजेता रहा? तो वेस्ट इंडीज ही रहा। मतलब 2 बार का विश्व विजेता इस बार वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ सकता है ऐसे 4 ऑप्शन देकर के कि कौन इस बार नहीं खेल रहा है। तो वेस्ट इंडीज नहीं खेल रही, इसका भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यही मैंने कहा कि नोट, वेस्ट इंडीज नहीं भाग ले रही है। प्रथम मैच 5 अक्टूबर को होगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। आप सभी जान रहे होंगे ये मैच हो चुका है। और ये मैच कहाँ हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में। और इसमें विजेता कौन रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ, इसमें विजेता कौन रहा, कौन सी टीम जीती। फाइनल मैच जो होगा वो 19 नवंबर 2023 को खेला जाएगा। और ये भी कहाँ होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में होगा। मतलब अगर स्टेडियम की बात हो तो प्रारंभ और अंत दोनों ही कहाँ हो रहा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में। और फर्स्ट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ, मैंने पहले ही बताया है, और जिसमें वेस्ट इंडीज विजेता रहा। भारत 2 बार क्रिकेट विश्व कप विजेता रहा है। एक तो 1983 में कपिल देव के समय में, और एक 2011 में MS धोनी के समय में। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी भारत जो है वो अपना तीसरी बार वो आए। और देख लीजिए कि 1983 में कपिल देव जब हमारे कप्तान थे, उनकी अगुवाई में भारत विश्व कप विजेता रहा। और 2021 में MS धोनी के नेतृत्व में भारत विजयी रहा। और ये हमारा अंतिम टॉपिक है कि एक चितरंजन त्रिपाठी जी हैं। चितरंजन त्रिपाठी जो जिन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इन्हें भी आप देख लें। ये बहुत सी फिल्मों में भी काम किए हैं। और इन्हें जो है अभी हाल ही में, ये आज ही के पेपर में रहा है कि इन्हें NSD का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आज की जो हमारी करंट की क्लास थी वो यहीं तक थी। और आगे भी आप लोग कुछ देख लें, अभी जाइएगा नहीं। देखिए, आपने अगर हमारी पिछले क्लास को नहीं देखा, पिछले करंट अफेयर्स को, तो जो हमारा पिछला वो था वो 24 से 30 सितंबर तक था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेरा आज का करंट है वो 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी चर्चा है। लेकिन अगर आपको इसके पीछे देखना तो 24 से 30 सितंबर तक का मैंने पिछला पहले जो सैटरडे हुआ उसमें कराया है। और उसके पहले भी हमारी एक करंट की क्लास आ चुकी है। और उसमें जो हम चर्चा किए थे कि 19वें एशियन गेम्स के बारे में, फिर क्या रूस को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से हटाया जा रहा है, MotoGP या भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी की बात हुई थी, देश में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चली बस, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हमने चर्चा करी थी। फिर टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका द्वारा जारी वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात हुई थी। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की बात हुई थी। और EMS स्वामीनाथन का चूंकि निधन हो गया था, तो ये सारे टॉपिक हम अपने पिछले वीडियो में कवर किए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देखें। और यदि इसके पीछे वाला भी नहीं देखा है तो उसको भी देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग देखते रहिए। और साथ ही साथ आप सभी जान रहे होंगे कि हमारा जो है अभी इसके साथ करंट के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप लोग उससे भी जुड़िए और फिर आगे देख लीजिए। और
ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे तो आप लोग जरूर जुड़िए, क्योंकि अभी मैंने जो पढ़ाया है उसका जो है पीडीएफ आपको मेरे इसी चैनल यही मिलेगा, समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। और इससे जुड़ने का एक फायदा आपको ये भी होगा, क्योंकि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप पीडीएफ बना करके वहां भेजिए, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे। और चूंकि वहां और भी बच्चे वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक फायदा वहां ये भी मिलेगा कि और भी बच्चों की आप कॉपी देख करके अपने कॉपी में सुधार भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम बहुत ही उपयोगी है, आप लोग इसे जुड़िए। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है समृद्धि आईएएस के, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही के द्वारा इसे आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग इसे आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी ही उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।